हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जो भी पिछले साल आपने कमी रखी हो उसे इस साल आप दूर करें और जल्द से जल्द आपको सफलता मिले। आज से हम लोग मध्यकालीन भारत से रिलेटेड प्रश्न उत्तर को देखने जा रहे हैं। चूंकि हमने पिछले क्लास में एंशियंट इंडिया से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे उसे कवर कर रखा है, तो आज देखते हैं कि सल्तनत काल की जो स्थापना हुई थी तो उससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न उठाएंगे सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थापना से लेकर और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आप देखोगे कि अरबों के द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया गया था उससे रिलेटेड बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे कि हम एक आपको प्रश्न भी रखते हैं जो कि यूपीपीसीएस में और बीपीएससी में लगभग 2018 में ये पूछा भी जा चुका है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल कर सकते थे। हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से और कोशिश करेंगे कि इसे हम एक मैप के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम प्रश्न रखते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसका फॉर्मेटिंग किस प्रकार से होना चाहिए। तो प्रश्न है भारत पर अरबों का सर्वप्रथम सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया तथा इनके कारणों व प्रभाव को बताइए। यानी इस प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि भारत पर जो सबसे पहले अरब आक्रमणकारी थे उनका नाम क्या था और उन्होंने अगर भारत पर जीत हासिल की तो इसके पीछे क्या रीजन रहे थे, और इसके साथ ही उन्होंने जो भारत पर शासन किया तो आखिर उन्होंने इम्पैक्ट क्या डाला। तो हमें 3 मुद्दों को लेकर चलना है। सबसे पहले जिन्होंने आक्रमण किया था, तो अगर हम सबसे पहले सफल आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर सफल आक्रमण किया था। सफल आक्रमण यहां पर कहने से तात्पर्य यह हुआ कि इन्होंने भारत के कुछ क्षेत्रों को जीत भी लिया था। जैसे कि अगर हम बात करें तो सिंध का क्षेत्र। अब हम बात करते हैं कि आखिर इनके आक्रमण के पीछे कारण क्या थे। कारण में अगर हम बात करें तो इसके राजनीतिक व व्यापारिक कारण सबसे प्रमुख माने जाते हैं। राजनीतिक कारणों की अगर बात करें तो यहाँ के जो शासक थे, मैं सिंध वाले इलाके की बात कर रहा हूं, उनका नाम था दाहिर। वो बहुत ही अनपॉपुलर थे। इसके पीछे का रीजन था कि इनके पिता थे चच, जो कि एक ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने से पूर्व एक वंश हुआ करता था राय वंश, वहां पर पहले सेनापति के रूप में काम करते थे। लेकिन इस वंश के शासक जब कमजोर हुए तो उसे पद स्थापित करके स्वयं जो है राजा बन गए थे, जिस वजह से वहां के जो लोग थे इनका बहुत विरोध किए थे। लेकिन ये इतने शक्तिशाली हो गए थे कि इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। लेकिन समाज में यह असंतोष विद्यमान था। यही परिणति होती है जब अरब आक्रमण यहाँ पर होता है तो वहाँ के प्रजा ने अरबों का साथ दिया, और इस प्रकार से आप देखोगे कि यहाँ के जो शासक राजा दाहिर थे वो अरबों से युद्ध में हार जाते हैं और बाद में इनकी सत्ता भी यहाँ से चली जाती है। ये तो इनका एक कारण हुआ। दूसरा कारण ये भी कि अरब व्यापारी का काफिला जब अरब सागर से होकर
गुजर रहा था तो उस समय यहाँ के कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया, जिस वजह से वहाँ के जो गवर्नर थे जिनका नाम था अल हजाज, इन्होंने राजा दाहिर से यह मांग की कि आपके क्षेत्र में हमारे सामान को लूटा गया है तो वो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इसकी आप क्षतिपूर्ति करें। लेकिन राजा दाहिर ने इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने संप्रभुता का दावा भी किया, जिस वजह से आप देखोगे कि वहाँ के जो शासक थे अल हजाज, उन्होंने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को यह आदेश दिया कि वो सिंध पर आक्रमण करे और सिंध को अपने राज्य में मिला ले। यही हुआ। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के जो शासक थे राजा दाहिर वो पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे कि सिंध को अरब के एक प्रांत के रूप में मिला लिया जाता है। तो ये हमने एक बेसिक कारणों को जाना, जो कि आप देखोगे कि अरबों के द्वारा सिंध पर आक्रमण करने के पीछे ये लॉजिक बताया जाता है। लेकिन इसके पीछे भी एक हिडन कारण मौजूद था, वो था भारत की संपन्नता। क्योंकि जो अरब थे वो पहले से जानते थे कि भारत में संपत्ति बहुत ज़्यादा है और भारत में एक अच्छा वातावरण है जहाँ पर खेती अच्छी मात्रा में की जाती है और भारत में ऐसा वातावरण है कि वहाँ कृषि उपज भी अच्छी होती है जो उनके ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। इस वजह से आप देखोगे कि जो भी अरब या फिर मध्य पूर्व के शासक हुआ करते थे वो भारत के तरफ आने को ललायित रहते थे। तो ये इनके हिडन एजेंडा थे जो इसे शो ऑफ नहीं करते थे। तो अगर हम मेन राजनीतिक कारणों की बात करें तो वो इन कारणों को बताते हैं, चाहे वो दाहिर की अनपॉपुलरिटी हो या फिर इनके क्षेत्र में लूटपाट हो। दूसरी अगर हम बात करें इनके कारणों में तो वो आप देखोगे कि इनके धार्मिक प्रसार की जो भावना थी, धार्मिक प्रसार की भावना, ये भी इनके कारणों में गिनती होती है। इसका कारण यह था कि इस समय इस्लाम एक नए धर्म के रूप में उदय हुआ था और इस वजह से वहाँ के जो खलीफा थे वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा इलाके में उनका विस्तार हो और साथ ही उनके धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो। इस वजह से वो नए नए क्षेत्रों पर वो आक्रमण करते थे और वहाँ के लोगों को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का प्रयास करते थे। चूँकि उनका विस्तार पहले से ही मध्य पूर्व एशिया में हो चुका था तो इसलिए वो चाहते थे कि वो भारत वाले क्षेत्र में आए और यहाँ की जनसंख्या भी अधिक थी। तो अगर इनका विस्तार इस क्षेत्र में होता तो उनके धर्मांतरण का जो इच्छा था वो भी पूरा हो जाता और इसके साथ ही भारत में जो संपत्ति थी, चाहे वो जेवरात के रूप में हो या फिर सोने के रूप में हो, तो वो भी उन्हें प्राप्त हो जाता, जो कि उनके राजस्व का एक अच्छा स्रोत हो सकता था। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात कि भारत में कृषि योग्य जमीन भी अधिक थी तो उनकी खाद्य आपूर्ति भी आसानी से हो सकती थी। तो इस वजह से आप देखोगे कि लगातार वो प्रयास करते रहते थे कि भारतीय क्षेत्र में वो अपना विस्तार करें। तीसरे कारण की अगर हम बात करें, सैन्य श्रेष्ठता की बात करें, तो इनमें आप देखोगे कि सैन्य में घोड़े का प्रयोग किया जाता था, जिस वजह से वो किसी भी क्षेत्र में तेजी से शिकार करने में सक्षम हो जाते थे। वहीं अगर हम बात करें भारतीय सेना में तो उस समय तक हाथी का प्रयोग किया जाता था, जिस वजह से आप देखोगे कि ये तीव्र गति से अपना शिकार नहीं कर पाते थे और इन हाथियों की एक कमी भी हुआ करती थी कि अगर इनमें उन्माद फैल जाता था तो ये अपने ही सेना को मार देते थे, जिस वजह से आप देखोगे कि अरबी हो या फिर आगे जाके तुर्की सेना हो, वो भारतीयों से बढ़त बनाने में सफल हो जाते हैं। तो ये इनके मुख्य कारण थे जो आपको दिखेगा अरबों के भारत में सफल होने का। एक अन्य अगर हम कारणों की बात करें तो आप बता सकते हो सामाजिक असंतोष। इसमें आप वही उदाहरण दे सकते हो कि राजा दाहिर के पिता चच की आप कह सकते हो अनपॉपुलरिटी।
जिस वजह से निम्न जाति के जो लोग थे और बौद्ध धर्म के समर्थक थे वो राजा दाहिर के विपक्ष में हो जाते हैं और वो अरबी जो आक्रमणकारी थे उनका साथ देने लगते हैं, जिस वजह से इनका सत्ता पे कमजोर हो जाता है पकड़ और अरब आक्रमणकारी यहाँ पर सफल हो जाते हैं। अब आती है बात तीसरे पक्ष की, इनके प्रभाव की। तो अगर हम बात करें प्रभाव की, तो जब अरब आक्रमणकारी भारत में अपने सत्ता को जमाने में सफल हो गए तो आखिर इन्होंने क्या प्रभाव डाला। तो प्रभाव में भी हम 2-4 पॉइंट को देखेंगे, हम अलग अलग पॉइंट करके देखेंगे ताकि स्पष्टता रहे कि अलग अलग हमारा डायमेंशन किस दिशा में जाता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे इसका राजनीतिक परिणाम क्या हुआ या फिर राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, फिर देखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव, फिर देखेंगे सैन्य प्रभाव और अंत में हम लोग देखेंगे कि ये ऐतिहासिक दृष्टि से इसका क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण से तो इसके पश्चात आप देखोगे कि इस्लाम का भारत में आगमन हो जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सिंध प्रांत अरब का एक राज्य घोषित हो जाता है। और अगर हम बात करें सांस्कृतिक प्रभाव की तो इसमें आपको दिखेगा कि नए भाषा के रूप में अरबी का प्रचलन, और इसके साथ ही आप देखोगे कि भारतीय और अरबी संस्कृति का समन्वय दिखेगा। और इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ा प्रभाव दिखेगा इस समय, वो भारत में जो विज्ञान उस समय प्रचलित थे, भारत के विज्ञान हो, गणित हो या फिर खगोल शास्त्र हो, ये अरब के माध्यम से आप देखोगे यूरोप तक फैलता है। यही कारण है कि आगे जाकर देखोगे कि जीरो का आविष्कार जो कि पहले भारत में हुआ था उसका प्रसार अरबों के माध्यम से यूरोप तक फैलता है और आगे जो भी साइंस में प्रगति होती है वो आपको इसके माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो ये हमें सबसे बड़ा इसका सांस्कृतिक इम्पैक्ट के रूप में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सांस्कृतिक प्रभावों की तो भारत और अरबों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाता है। यही नहीं बल्कि आप देखोगे कि सिंध एक इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर के रूप में उभर कर आ जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से व्यापार भी होता था। और अभी भी अगर आप देखोगे तो सिंध वाला जो क्षेत्र है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर भारतीय सीमा पाकिस्तान वाले क्षेत्र से डायरेक्ट जुड़ जाता है व्यापारिक माध्यम से, तो ना केवल भारत को फायदा होगा इसका, बल्कि आपको दिखेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उससे सटे हुए देश जो भी हैं उनको इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इसके कुछ जो है राजनीतिक कारण है जिस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर व्यापारिक बाधा अभी भी विद्यमान है। अगली अगर हम बात करें सैन्य प्रभाव की तो इसके पश्चात आप देखोगे कि भारतीय सेना का धीरे धीरे रूपांतरण होता है और यहाँ भी सैनिक प्रवृत्ति में बदलाव देखने को मिल जाएंगे। अगला आता है बात ऐतिहासिक दृष्टि से इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट दिखता है वो आगे आपको तुर्की आक्रमण के रूप में दिखेगा। जब अरब आक्रमणकारी कुछ दिनों तक यहाँ पर शासन करने के पश्चात जाते हैं तो फिर से आप देखोगे कि इस्लाम के ही एक नए वर्ग जो कि तुर्क के रूप में जाने जाते हैं, उनकी सत्ता भारत में आसानी से स्थापित हो जाती है, जो कि मोहम्मद गौरी के माध्यम से आपको दिखेगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके कुतुबुद्दीन ऐबक हो या फिर इल्तुतमिश हो, धीरे धीरे करके यहाँ पर उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित करना आरंभ कर दिया और एक लंबे समय तक भारत में शासन भी किया। तो इन सभी बातों को इन प्रश्नों में रखना था और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता। तो अब आते हैं हम लोग इसी से जुड़े हुए अगले प्रश्न के ऊपर, जो कि पहले पूछा भी जा चुका है और हो सकता है कि भविष्य में पूछा भी जाए। वो प्रश्न है आपका
मैं आपको इसको बोर्ड पे लिख देता हूं। क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व बताएं। ऐतिहासिक महत्व बताइए। सबसे पहले आपको इसमें बताना होगा ये तराइन का युद्ध कब हुआ था और किनके बीच हुआ था। फिर हम लोग आएंगे कि आखिर इस युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो तराइन में 2 युद्ध हुए थे। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था और दूसरा 1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में हुआ था, उससे प्रथम तराइन का युद्ध कहते हैं। प्रथम तराइन युद्ध, इसको कह देंगे द्वितीय तराइन युद्ध। अब सवाल उठता है किनके बीच हुआ था, तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अब हम आपको यह भी बता देते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। तो प्रथम जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है, चूंकि उनको पता है कि भारत में अगर वो शासन करते हैं तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो फिर से वो 1192 में भारत के ऊपर हमला करते हैं सिंध वाले क्षेत्र से, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है और मारा जाता है। इसके पश्चात मोहम्मद गौरी सिंध विजय करता है और एक तरह से आप कह सकते हो कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो जाता है। तो ये आपको दिखेगा तराइन के युद्ध का बेनिफिट। इसी युद्ध के पश्चात आप देखोगे कि दूसरा जो एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे महोबा का भी युद्ध कहते हैं, ये आपको दिखेगा 1194 ईस्वी में। ये होता है युद्ध जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में भी जयचंद पराजित होता है और मोहम्मद गौरी विजयी रहता है। इसके पश्चात आप देखोगे कि उत्तर भारत के राजपूत शासक एक तरह से कमजोर हो जाते हैं और इस क्षेत्र में आपको तुर्की राज्य की स्थापना हो जाती है। किसके रूप में? तो मोहम्मद गौरी के रूप में। ये आपको दिखेगा तराइन युद्ध का प्रभाव। अगले अगर हम प्रभाव की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सैन्य प्रभाव। सैन्य प्रभाव में हम इन बातों की चर्चा कर सकते हैं कि इनके द्वारा, यानी जो तुर्की थे, वो घोड़े का तो प्रयोग सेना में करते ही थे, इसके साथ ही इन्होंने एक नई पद्धति को लाया था जिसे रकाव एवं जिन पद्धति कहते थे। अब सवाल उठता है आखिर ये था क्या? तो रकाब जो होता था वो घोड़े पे चढ़ने के लिए काठ का एक विशेष जो है आकृति का पायदान होता था। इससे फायदा यह होता था कि सैनिकों को घुड़सवारी करना आसान हो गया था। दूसरी जो इसमें प्रयोग किया जाने वाला था जिन, ये भी इसी का पार्ट था जो कि घोड़े के पीठ पर लादा जाता था। ये आप एक तरह से कह सकते हो गद्दी के रूप में। इस पे जो है सेना जब बैठते थे तो उनको ज़्यादा लंबी दूरी तय करने में आसानी होती थी और वो थकते कम थे। इस वजह से आप देखोगे कि जो तुर्की सेना थी उसकी कार्यकुशलता बहुत बढ़ गई थी
और ये ज़्यादा दक्ष भी हो गए थे। तो ये इनके सैनिक प्रभाव के रूप में दिखेंगे। अगली जो बात आती है सांस्कृतिक प्रभाव की। अगर हम बात करें सांस्कृतिक प्रभाव में, तो मुख्य रूप से आप देखोगे तो अरबी एवं फारसी भाषा, अरबी एवं फारसी भाषा का प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आप देखोगे तो स्थापत्य, कला एवं संगीत का उदय आपको दिखेगा, जो कि भारत एवं अरबी व तुर्की संस्कृति से मिलता जुलता था। विशेष रूप से अगर हम बात करें स्थापत्य में, तो वहां पर जो बिल्डिंग हुआ करते थे उसके गुंबद ऊंचे होते थे, साथ ही साथ उसमें मीनार का प्रयोग किया जाता था। तो ये सब प्रवृत्ति आपको भारत में भी अब देखने को मिलेगी। इसका कारण यह था कि भारत एवं अरबी और तुर्की संस्कृति का समन्वय हो रहा था। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इन सभी पॉइंटों को रख सकते हैं और हमारा आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में जो पूछा गया है ऐतिहासिक महत्व, तो उसमें मेनली यही बात बताना है कि इस युद्ध के पश्चात तुर्की शासन की स्थापना हो जाती है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा किया है कि मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण करने में सफल हो जाते हैं और उनके पश्चात उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने गुलाम वंश या फिर जिसे हम कहते हैं मामलुक वंश की स्थापना करने में सफल हो जाते हैं और हमारा आंसर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन दो प्रश्नों को देखने का काम किया। एक इसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल का संक्षिप्त में वर्णन करें, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि उसमें आखिर क्या क्या पॉइंट आ सकता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल को संक्षिप्त में बताइए। तो इसमें जो आपको पॉइंट लिखना है, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत, या फिर इसे कहते हैं हम गुलाम वंश, गुलाम या फिर मामलुक वंश भी कह सकते हैं, या फिर दास वंश भी इसे कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे और उन्होंने अपनी सैन्य दक्षता के बल पर इस मुकाम को हासिल किया था। लेकिन फिर भी वो चूंकि गुलाम थे तो इसलिए इन्होंने इस वंश को नाम दिया गुलाम वंश। इसे दास वंश इसलिए कहते हैं चूंकि गुलाम और दास दोनों में समानता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है जब 1206 ईस्वी में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, तो उसके पश्चात इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, उसे हम 2-4 पॉइंट में संक्षेप में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी राजनीतिक स्थिति की, फिर हम लोग देखेंगे प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सैनिक और लास्ट में हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत। तो राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल ज़्यादा लंबा नहीं चला, बल्कि 1206 से 1210 ईस्वी के बीच रहा। तो ये ज़्यादा कुछ जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से कर नहीं पाए,
बल्कि जो मोहम्मद गौरी के द्वारा इन्हें सौंपा गया था, मोहम्मद गौरी के द्वारा, उसे ही इन्होंने संजो कर रखा, लेकिन इन्होंने अपने साम्राज्य का कोई विस्तार नहीं किया। इनके पीछे का कारण था कि इनके अन्य जो प्रतिद्वंदी थे, जिनका नाम था यल्दोज, यल्दोज जो कि गजनी का शासक था, और एक और नाम आता है कुबाचा, जो कि सिंध वाले क्षेत्र में शासन कर रहा था। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बराबर चुनौती दे रहे थे। तो अब आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक किस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था वो आपको दिल्ली और लाहौर वाले क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। तो ये इसी क्षेत्र को बचाने में लग गए। इस वजह से आप देखोगे कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, और आप देखोगे कि अंतिम शासनकाल तक भी इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाए रखा। इसके पीछे का कारण यह था कि गजनी और सिंध के बीच लाहौर का क्षेत्र आता था, और यहाँ से दोनों को संतुलित करना आसान था, क्योंकि बार बार यल्दोज और कुबाचा इन्हें चुनौती दे रहे थे। इस वजह से आप देखोगे कि कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थापित नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो हो सकता था कि उनको आगे जाके इनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता, और ये क्षेत्र भी ये नहीं बचा पाते। इस वजह से राजनीतिक विस्तार को इन्होंने बहुत ही कम ध्यान दिया, अपने राज्य को ही संभालने में अपना ज़्यादा समय दिया। दूसरी बात आती है कि इनमें प्रशासनिक क्या योगदान दिया। तो प्रशासन में इन्होंने कोई नई व्यवस्था स्थापित नहीं की, क्योंकि इनके पास पहले से ही यल्दोज और कुबाचा जैसे जो है व्यक्तित्व विद्यमान थे, जिन्होंने इन्हें हमेशा चुनौती दिया। तो ये कोई बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक जो है एकता, जो कि आगे हमें इल्तुतमिश के रूप में दिखता है, ऐसा कोई स्थापित होते हुए नहीं दिखता है। अब आती है बात सांस्कृतिक योगदान की। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, फिर भी इन्होंने दो महत्वपूर्ण काम किए, जिससे प्रश्न लगभग पीटी में पूछे ही जाते हैं। एक जो इन्होंने बनवाया है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। हालांकि इन्होंने इसे पूर्ण नहीं करवाया था, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण सिर्फ आरंभ करवाया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इनके द्वारा बनाया गया है वो है कुतुब उल इस्लाम, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। हालांकि इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह पहले स्कूल था या विद्यालय जो इसे कहते हैं, जिसे इन्होंने मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब आती है बात इनके पर्सनल व्यक्तित्व की और सैनिक पृष्ठभूमि की। तो सेना के रूप में यह कहा जाता है कि ये बहुत ही साहसी थे। इसी वजह से इन्होंने, आप देखोगे कि अपने दम पर जो है एक दास से शासक बनने में अपनी भूमिका को निभाया। तो सेना में कुछ ज़्यादा लिखने को है भी नहीं, बस आप इतना बता सकते हो कि ये सैनिक रूप से साहसी थे। और दूसरी बात, इन्होंने दिल्ली और लाहौर को बचाया। अब बात आती है इनके पर्सनल व्यक्तित्व की। तो ये आप देखोगे बहुत ही सरल स्वभाव के थे, और इसके साथ ही इन्होंने एक उपाधि ली थी जो कि बहुत ही फेमस है और प्री एग्जाम में पूछा भी जाता है, लाख बख्श। इसका अर्थ होता है कि लाखों में दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसा कहा जाता है कि ये अपने संपत्ति का लगभग 90% जो है हिस्सा साल में एक बार दान कर देते थे गरीबों को, इसलिए इन्हें लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। तो ये इनके पर्सनल व्यक्तित्व से संबंधित हो गए आपके मुद्दे। अब आती है बात इनके जीवन के अंतिम समय की। तो ये 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय, ये एक खेल है
जिसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरने के कारण, घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु। तो ये कुल मिलाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से जुड़े हुए कुछ मुद्दे थे जिन्हें हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में समझा। और आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, 200 से 250 शब्द में ही आंसर लिखना होता है। तो हमने जितने भी पॉइंट आपको दिए वो काफ़ी हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज मेडावल इंडिया का पार्ट 1 देखा, जिसमें सल्तनत काल की स्थापना से पूर्व जो भी क्रियाएं हुई है और उनकी स्थापना में किनका योगदान रहा और उन्होंने किस प्रकार से भारत में तुर्की शासन की स्थापना की, इसके बारे में समझने का प्रयास किया। अगले क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे कि बलबन हो या फिर आगे अलाउद्दीन खिलजी हो, उन्होंने सल्तनत काल को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, किस प्रकार से प्रशासनिक नीति को लागू किया, और उनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उनको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और उसमें बाकी बचे हुए सेक्शन को कवर करते हैं। तो धन्यवाद।